सबको नमस्कार। आगे विक्कू कुमार, नितिन धम्मा धम्म। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम इस लिंक सेंड करो। नहीं है क्या? पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ? टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पड़ा बोल दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे मिलेगा आपको। नहीं है तो अपडेट कर दीजिए, ग्रुप में आ जाएगा। थैंक्स वॉचिंग के नाम। नितिन, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड किया गया है। एक बार देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप बोल दीजिए ग्रुप में कि अपडेट दे दो। सौरभ मिश्रा नमस्ते। सबूर मलिक बहुत दिन बाद में सर। हाँ बेटे, कहीं गया हुआ तो कुछ काम था, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। जी सबूर, थैंक यू। तो लास्ट टाइम कहां तक बताए थे? लास्ट टाइम आपको कहां तक बताए थे? ज्वाइन नहीं हूं वहां। कहां नहीं ज्वाइन है नितिन? नितिन कहां ज्वाइन नहीं है? अच्छा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं तो उसको ज्वाइन करिए आप। सबूर भाई बताइए कहां से किया है, कहां तक? सर आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। नितिन दम सर, अड्डा ऐड करा दो ग्रुप में। आप मैनेजमेंट में कॉल कर लो, ऐड कर देंगे। नितिन आप मैनेजमेंट में कॉल करो, आपको उसमें ऐड कर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था। आधुनिक भारत का इतिहास बता रहे थे जी। रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट का रिजल्ट बताए थे। दयानंद कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग। सोनू सर, आज आप बहुत खुश हो जी। क्या क्या बात है? हमें अरे बेटी खुश रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। रिजल्ट, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, तो रिजल्ट आपको बताए थे। अब देखिए, हम आपको बताने वाले हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। ये 1862 से 63 तक वाइसरॉय था, और इसी के साथ नेक्स्ट जो आया लॉर्ड लॉरेंस था। 1864 से 1869, और देन इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद आया लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। देन इसके बाद नेक्स्ट आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आया लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, और फिर इसके बाद आया लॉर्ड रिपन 1880 से 1883। देन इसके बाद नेक्स्ट आया लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। तो आज हम इन सभी गवर्नर जनरल के बारे में बताने वाले हैं। सौरभ भाई बताइए, 1857 की क्रांति का रिजल्ट बता दिए थे या बताना था? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का रिजल्ट हमने बताया था या आज बताना है?
ओके ओके, तो उसको बता देते हैं, फिर इसके बाद इनके बारे में आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, डफरिन के बाद नेक्स्ट जो आया था लॉर्ड लैंसडाउन आया था नेक्स्ट। लैंसडाउन ये आया 1888 से 1894, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक सर, अब अभी बताएंगे रिजल्ट भी प्लस इनके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, एक और है गवर्नर जनरल वाइस रॉय, इसके बाद जो आया लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 से 1898। तो इतने वाइस रॉयस के बारे में भी आज हम अभी बताते हैं। इनके बारे में क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये सब अभी तुरंत बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको 1857 का रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट के बाद इन गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्रांति का परिणाम। ये बता देते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के तमाम रिजल्ट निकले हैं, लेकिन मेन परिणाम अगर आप देखें तो इंडिया से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता परिवर्तित हो गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंडिया की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ब्रिटेन की महारानी इंडिया की महारानी बन गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट बन गई। सारा इंडिया का प्रशासन पार्लियामेंट करने लगी और सारा डिसीजन क्वीन और पार्लियामेंट लेने लगी। तो मेन परिणाम तो यही है, लेकिन बेटे इसके अलावा भी कई परिणाम निकले। जैसे 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सिपाहियों ने भाग लिया, इसलिए ब्रिटिश इंडिया की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या का रेशियो कम कर दिया। पहले 2/3 इंडियन सिपाही होते थे और 1/3 यूरोपियन सिपाही होते थे। अब इसको उल्टा कर दिया, अर्थात 1/3 इंडियन कर दिया और 2/3 यूरोपियंस को कर दिया। और उच्च पदों पर इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया। इंडियन अधिक से अधिक सूबेदार के पोस्ट पे जा सकता था, तो यह भी एक परिणाम था। लेकिन बेटे 1857 की क्रांति का परिणाम जो मेन है वो यही है, चेंज ऑफ द पावर। फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। यानी सत्ता बदल गई। सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन चलाने लगी। सत्ता बदल गई, सत्ता कंपनी से छिन गई और क्राउन के पास चली गई। ये प्रमुख परिणाम है बेटे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, ब्रिटिश कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारा डिसीजन इंडिया का वही लेते थे, कानून व्यवस्था वही बनाते थे, ब्रिटिश संसद से और ब्रिटिश क्वीन से अप्रूव कराते थे। लेकिन अब क्या हुआ, सत्ता बिल्कुल चेंज हो गई। प्राइवेट कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डिसॉल्व कर दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया अब इंडिया की महारानी बन गई।
इंडियन क्वीन बन गई, सभी इंडियन इंग्लैंड के नागरिक बन गए, बिना वीजा के इंडियन इंग्लैंड जा सकते थे। जबकि ब्रिटिश कंपनी के टाइम में इंडियन को इंग्लैंड जाने की परमिशन नहीं थी, वीजा लेना पड़ता था बेटे। अब मतलब ये था कि कोई भी इंडियन इंग्लैंड जाके बस सकता था, रह सकता था, प्रॉपर्टी खरीद सकता था, वहां की संसद में चुनाव भी लड़ सकता था, यानी सारे इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। तो इस तरह से सत्ता में अभूतपूर्व चेंज हुआ। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसे अब वाइसरॉय कहा गया, यानी भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा गया। वाइसरॉय ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, सत्ता बदलने के बाद ये वाइसरॉय कहलाया, और वाइसरॉय ब्रिटिश क्वीन के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। तो एक तो बड़ा चेंज ये भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक ही व्यक्ति को वाइसरॉय भी कहते थे, गवर्नर जनरल भी कहते थे। जब गवर्नर जनरल पार्लियामेंट के लिए काम करता, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए काम करता, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब वह क्वीन के लिए काम करता तो उसको वाइसरॉय कहा जाता था। मतलब ये कि पहले ये गवर्नर जनरल ही पोस्ट था, वाइसरॉय नहीं था। क्रांति के बाद ये पोस्ट वाइसरॉय भी कहलाया। वाइसरॉय तब कहा जाएगा जब वह क्वीन के लिए काम करेगा, लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करेगा तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया गया था बेटे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी अब नहीं रही, पावर सारी क्राउन के पास चली गई। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा गया, लेकिन गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करेगा तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, जब क्वीन के लिए काम करेगा या किंग के लिए काम करेगा तो वाइसरॉय कहलाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये मत पूछना आप किरण यादव, बिल्कुल ठीक है, पहले एक ही नाम होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, कोई गलत नहीं, ठीक है। विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग। मतलब हमारा आप समझ गए, स्पीकर ऑन हो गया था, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्पीकर आने होने पर सारा लिखा जाता है क्या? स्पीकर ऑन हो जाए तो सारा वो लिख लिया जाता है क्या वैसे? चलें, कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया ना किरण, स्पीकर ऑन हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया बेटे। पहले केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, या गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय कहा गया। वाइसरॉय माने जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइसरॉय, ऐसे वाइसरॉय भी कहलाता था। लेकिन ये ध्यान रखें, जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करता तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब वह क्वीन के लिए काम करता तो उसे वाइसरॉय कहा गया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ गए हैं आपने? अब आप देखिए 1857 की क्रांति का एक और पॉइंट जो रिजल्ट में ही आएगा। 1 नवंबर 1858 को क्वींस प्रोक्लामेशन, महारानी का घोषणा पत्र आया।
इस डेट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और इसको पढ़ा गया इलाहाबाद दरबार में। इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया, इस घोषणा पत्र को यहीं पर पढ़ा गया और इस घोषणा पत्र को वाइसरॉय ने पढ़ा था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था और इसकी जगह पर ब्रिटिश क्राउन ने पावर ले लिया था। तो अगर ये पूछा जाए किस घोषणा पत्र के द्वारा कंपनी से पावर छीन लिया गया और ब्रिटिश क्वीन के पास आ गया, तो इसी घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता ले लिया और इसी घोषणा पत्र के द्वारा एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव या भारत मंत्री, ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था पहली बार। इससे पहले ये पोस्ट था नहीं और ये पोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, भारत सचिव का पोस्ट। भारत सचिव का मेन काम वाइसरॉय और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक कड़ी का काम करना, जैसे वाइसरॉय पर एक ऑब्स्टिकल लगाना कि वाइसरॉय इंडिया में मनमानी न कर पाए, इसलिए भारत मंत्री नामक एक पोस्ट क्रिएट किया गया जो वाइसरॉय के कार्यों में ऑब्स्टिकल, अड़चने पैदा करता था। एक प्रकार से अगर आप देखें तो भारत मंत्री पार्लियामेंट का प्रतिनिधि था, जबकि वाइसरॉय क्वीन का प्रतिनिधि था। एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए ये स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया है। ये एक बार सिविल सेवा परीक्षा में भी पूछा गया है कि चेक एंड बैलेंस को बनाने के लिए पहली बार भारत मंत्री या भारत सचिव नामक पोस्ट किस कानून के अंडर में बनाया गया, तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में बनाया गया। इसी डेट से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, इसी डेट से ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो 1857 की क्रांति का ये निम्नलिखित परिणाम निकले। एक परिणाम और आपको जो हमने बताया कि भारतीय सिपाहियों की संख्या ब्रिटिश सेना में 1/3 कर दिया, जबकि ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या भारतीय सेना में 2/3 कर दिया गया था। आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी एडॉप्ट किया, बांटो और राज्य करो। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी कि बांटो और राज्य करो, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के टाइम में, ब्रिटिश कंपनी के समय में अंग्रेजों ने देखा कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के 1857 की क्रांति में भाग लिए। इसलिए अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, ये आपस में लड़ेंगे, मुसलमानों का सपोर्ट ले लो, हिंदू आंदोलन दबाओ। तो यह भी एक रिजल्ट देखने को मिला, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एडॉप्टेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के पश्चात पॉलिसी ऑफ एडॉप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने एडॉप्ट किया था। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद गोद लेने की परमिशन दे दिया गया, गोद लेने की इजाजत मिल गई। और अब अगर राजा का देहांत वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में हो जाए तो रानियां किसी बच्चे को गोद ले सकती थी, तो ये परमिशन भी दे दिया। इसके साथ साथ तमाम नए परिवर्तन किए गए, जैसे आगे चलकर प्रेस की आजादी पर बैन लगा दिया और आगे चलकर इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए परमिशन तो मिल गई, लेकिन आगे चलकर उनकी एज को घटा दिया।
तो ये 1857 की क्रांति का एक प्रमुख पहलू था। एक और बात बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय बना, आखिरी गवर्नर जनरल, पहला वाइसरॉय, आखिरी गवर्नर जनरल इन द सेंस ऑफ ब्रिटिश कंपनी, यानी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय था। बट इसके बाद लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट आया। लॉर्ड कैनिंग के समय में आर्थिक सुधार किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में आर्थिक सुधार भी किया गया है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इंडिया में आए और इन एक्सपर्ट ने इंडिया में आकर के तमाम सुझाव दिए। लॉर्ड कैनिंग के काल में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की भी बात किया गया, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव लॉर्ड कैनिंग के काल में दिया गया था, हालांकि लागू नहीं किया बेटे। ये इनकम टैक्स चलकर आगे कर्जन के समय में लगाया। तो इस तरह से कई ऐसे सुझाव दिए गए, कई ऐसे टैक्स के प्रस्ताव दिए गए, तो आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये काउंसिल एक्ट आया 1861 में, द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रथम भारतीय परिषद कानून आया। फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसमें आपने तमाम बातें पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस वाले सर पढ़ाए होंगे आपको। लेकिन इस काउंसिल एक्ट की खास बात यह है कि वाइसरॉय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। पहले हमने बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य अपॉइंट होते थे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, लेकिन बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक लॉ मेंबर भी अपॉइंट किया गया। लेकिन बेटे, अब वाइसरॉय की काउंसिल में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 15 कर दिया गया। मिनिमम कुछ भी हो सकता था, मैक्सिमम 15। और इन सदस्यों को डिपार्टमेंट दिया गया, विभाग दिए गए, यानी पहली बार विभागों का बंटवारा किया गया। फर्स्ट टाइम विभागों का बंटवारा किया गया। इससे पहले कोई डिपार्टमेंट किसी भी मेंबर को नहीं दिया जाता था, सारा डिपार्टमेंट गवर्नर जनरल के अंडर में होता था। लेकिन वाइसरॉय की काउंसिल में मैक्सिमम 15 सदस्य जो भी अपॉइंट किए गए वो सब अंग्रेज थे। लेकिन याद रखें, इनको विभाग दे दिया गया, जैसे किसी को रेलवे डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को एचआरडी टाइप का दे दिया, किसी को डिफेंस मंत्रालय दे दिया, किसी को फॉरेन अफेयर्स दे दिया। तो फर्स्ट टाइम कैनिंग के शासनकाल में इस काउंसिल एक्ट के द्वारा विभाग बांट दिए गए और कई सुझाव दिए गए कि इंडिया में हाई कोर्ट जैसी संस्था होना चाहिए। तो इसी सुझाव को आगे फॉरवर्ड किया गया और एक सुझाव दिया गया कि इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन मिलना चाहिए। आगे चलकर इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने दिया गया। पहला इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में बैठा वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी बैठे परंतु फेल हो गए। फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस परीक्षा पास किया सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो कई बातें इसमें थी, लेकिन ये 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, पता होगा आपको। कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। 3 उच्च न्यायालय सबसे पहले बनाए गए हैं सीरियल ऑर्डर में। चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया 1866 में। पहले यह 1864 में
आगरा में स्थापित किया गया था, लेकिन 1866 में इसको इलाहाबाद शिफ्ट किया गया है। तो इस तरह से 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट अब तीनों राज्य, तीनों प्रेसिडेंसी का मालिक होता था, उसके अंडर में 3 हाई कोर्ट्स बना दिए गए। और इसी एक्ट में एक प्रमुख बात यह था कि इंडियंस को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन मिल गया। पहली बार इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन इस एक्ट के द्वारा दिया गया था। आईसीएस की फुल फॉर्म तो जानते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म थी इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज, और जब इंडियन शामिल होने लगे तो इसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा गया। और इंडियन को शामिल होने की परमिशन 1861 में परमिशन मिला था। पहला इंडियन 1862 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बैठे थे। लेकिन ये असफल रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखित परीक्षा तो पास कर गए बेटे, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए थे। फिजिकल में घुड़सवारी कराई जाती थी, इनका घोड़ा बिदक गया और एक घोड़े से गिर गए, तो फिजिकल नहीं पास कर पाए। बट पहले इंडियन 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। ये आर.एन. टैगोर के बड़े भाई हैं। फर्स्ट इंडियन आईसीएस यही थे। पहले भारतीय जिनको आईसीएस बनाया गया या जो चुने गए या जो एग्जाम पास किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये आर.एन. टैगोर के बड़े भाई थे। तो इस तरह से इंडियन को परमिशन तो मिल गया, लेकिन बेटे इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। चूंकि आईसीएस परीक्षा इंडिया में नहीं होता था, इसके लिए इंग्लैंड, लंदन जाना पड़ता था। और सभी नहीं जा सकता था, चूंकि पैसे वाले लोग ही जाते थे। आम आदमी या गरीबों के लिए नहीं था ये। तो बाद में एक वाइसरॉय आया, लॉर्ड रिपन, उसने आईसीएस परीक्षा इंडिया में करवाने की सिफारिश किया था। तो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आईसीएस परीक्षा पहली बार कब स्टार्ट हुआ, तो 1853 में आईसीएस परीक्षा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी लंदन में। आईसीएस परीक्षा इंडिया में सबसे पहले लंदन में स्टार्ट किया गया था। और आईसीएस का जनक हमने आपको बताया था कि आईसीएस का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। कॉर्नवालिस के कहने पर आईसीएस परीक्षा प्रारंभ किया, लेकिन 1853 में केवल अंग्रेज शामिल होते थे, इंडियन को परमिशन नहीं था। जो सिलेक्ट होता था उसे इंडिया भेजा जाता था। सेंट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उनको आईसीएस को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था। देन इसके बाद उनको कलेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। सेंट विलियम कॉलेज फोर्ट सेंट विलियम के अंदर था। सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इस तरह आगे आपको हम बताएंगे आईसीएस में इंडियन का भी भाग रहा। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तमाम आर्थिक सुधार भी किया गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के बाद ये वाइसरॉय इंडिया में आए, जिसको अभी हम लिखे थे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। बासठ 63 में था ये। कैनिंग के बाद यही आया बेटे। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आया। (1864 से 1869)
देन इसके बाद लॉर्ड मेयो आया 69 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक आया 1872 से 1876। देन लॉर्ड लिटन आया 1876 से 1880। देन इसके बाद लॉर्ड रिपन आया 1880 से 1883। देन इसके बाद लॉर्ड डफरिन आया 1884 से 1888। देन इसके बाद लॉर्ड लैंसडॉन आया 1888 से 1894। देन इसके बाद लॉर्ड एल्गिन सेकेंड आया 1894 से 1898। तो ये यहां से लेकर यहां तक इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सोनू कुमार कह रहे हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई, बिल्कुल सही है। 1861 के एक्ट के द्वारा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। विक्कू कुमार कह रहे हैं पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिलेगा, मैनेजमेंट को कॉल करके अपना नंबर जुड़वा लो, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। शुभम कह रहे हैं राधे राधे, राधे राधे भाई शुभम। बाकी एक और कमेंट आया था मेरे पास कि ब्रिटिश क्वीन का ही नाम लिया जाता है, ब्रिटिश किंग का नाम नहीं लिया जाता है। तो बेटे इस समय जब हम आपको 1857 का रिजल्ट बता रहे थे तो इंग्लैंड में किंग नहीं था। उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यानी क्वीन थी। दरअसल इंग्लैंड में एक समस्या थी कि इंग्लैंड के राजकुमार की शादी किसी दूसरे देश के राजकुमारी से किया जाता है। अब मान लीजिए किसी इंग्लैंड के राजा के केवल एक संतान हुई और वो पुत्री रही, तो राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से नहीं होगी, दूसरे देश के राजकुमार से कराई जाएगी। अब उस राजकुमारी का हस्बैंड इंग्लैंड का राजा नहीं बन पाएगा, बल्कि वो राजकुमारी इंग्लैंड की महारानी कहलाएगी। और इंग्लैंड की महारानी की संतान, पहली संतान मान लीजिए बेटा हुआ, तो वो संतान इंग्लैंड का राजा नहीं बनेगा, राजकुमार कहलाएगा, बट उस राजकुमारी यानी उस महारानी का बेटा राजा नहीं बन सकता था, बल्कि उस महारानी के बेटे का बेटा किंग बन सकता था। तो ये समस्या थी। यदि आप समझ में आ गया हो तो यही बातें हैं, इसलिए रानियां होती थी, राजा भी होता था। अब जैसे इस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड है। एलिजाबेथ सेकेंड ये इंग्लैंड की राजकुमारी थी। इनकी शादी चार्ल्स से हुई, प्रिंस चार्ल्स से हुई। प्रिंस चार्ल्स वेल्श का था या वेल्श का है। तो एलिजाबेथ सेकेंड राजकुमारी थी, यही रानी बन गई। प्रिंस को किंग नहीं बनने दिया गया, क्योंकि दूसरे देश का प्रिंस जो है इंग्लैंड का राजा नहीं बन सकता था, बल्कि राजकुमारी ही रानी बनेगी। अब इस एलिजाबेथ सेकेंड का जो बेटा है, जो भी है बेटा इस समय, वो राजा नहीं बन सकता है, बल्कि इस राजकुमारी का जो ग्रैंड सन है ना, वही राजा बन सकता है। एलिजाबेथ सेकेंड के जो ग्रैंड सन्स हैं वही राजा बन सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रिंस विलियम है और एक है कोई प्रिंस, तो ये राजा बन सकते हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी इंग्लैंड में। तो यहां से लेकर यहां तक हम आपको बताएंगे। आप पूछिए, कुछ और डाउट है?
किरण यादव, सर अगर किसी इंडियन से होती शादी तब क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता, जो बताए हैं वही हर जगह लागू होगा बेटे। अगर इंग्लैंड की राजकुमारी की शादी किसी इंडियन राजकुमार से हो जाए तो इस कंडीशन में वही फार्मूला लागू होगा जो आपको भी बताए हैं। इंडिया का राजकुमार इंग्लैंड का राजा नहीं बन पाएगा, बल्कि जो राजकुमारी से शादी किया है वही महारानी कहलाएगी, शासन उसी के नाम पे होगा। अब उस महारानी के जो ग्रैंड सन होंगे अगला राजा वही बनेगा, एक पीढ़ी छोड़कर। दयानंद कुमार शर्मा, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। किरण यादव समझ गए? किरण यादव आप मेल हैं या फीमेल हैं? क्योंकि आपका नाम कंफ्यूज्ड हो रहा हूं। किरण। सो सर, इम्पीच्ड इन इंग्लैंड फॉर हिज एक्शन इन इंडिया विच वाइसरॉय? भाई वाइसरॉय वॉज नॉट इम्पीच्ड। लॉर्ड क्लाइव एंड लॉर्ड गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, they were impeached by British Parliament. So, sir impeached in England for his action in India. Which viceroy? अरे क्या प्रश्न पूछ रहे हो, गलत है प्रश्न आपका। Impeached in England for his action in India. Which viceroy? वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल है, बता दिए आपको। Who among the? सर आई एम गर्ल। ओके, थैंक यू। समझ गए आप किरण? सोनू, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। बिल्कुल शुरू करते हैं। सौरभ मिश्रा, आप सर अच्छा पढ़ाते, एक बार में क्लियर हो जाता है। थैंक यू भाई, धन्यवाद, थैंक यू सौरभ। तो अब सोनू कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो हम आगे बढ़ाते हैं आपको। अरे सो बताए तो थे आपको, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ऐसे दो हैं जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीच किया गया था। लॉर्ड क्लाइव ने इंडिया में गलत तरीके से खूब पैसा कमाया। सो वेवेल, हेस्टिंग, रिपन, कॉर्नवालिस। आपको पता है कि वाइसरॉय क्वीन का प्रतिनिधि होता था और क्वीन का प्रतिनिधि इन पर इम्पीचमेंट नहीं चल सकता था। ब्रिटिश कंपनी के लिए जो काम करते थे उन पर इम्पीचमेंट चल सकता था। इनके द्वारा लिए गए एक्शन इंडिया में वो इम्पीचमेंट का रीजन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन की आप बात कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बनाया था। जो भी कानून इंग्लैंड से बन के आया उस कानून को इंडिया में उसने लागू किया, क्योंकि वाइसरॉय के पास पावर ही नहीं थी कि कोई कानून इंडिया में बना सकें। जबकि ब्रिटिश कंपनी के अंडर में गवर्नर जनरल को पावर होती थी कि वो कानून बना सकते थे, मनमानी कर सकते थे। सो वो जो आप बता रहे हो वो इम्पीचमेंट के कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन यहाँ वाइसरॉय नहीं ले सकता था। और वाइसरॉय के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी, कोई भी एक्शन रिएक्शन यहाँ नहीं ले सकता था जब तक इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन ना दें। यूपीसीएस में 95 में आया था आंसर, हेस्टिंग्स होगा। तो बेटे लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स की बात बता रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात। सो यूपीपीसीएस 95 में जो पूछा था वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप वाइसरॉय कह रहे हो, जबकि ये वाइसरॉय नहीं था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में गवर्नर जनरल था। सो अब तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात।
हाँ सोनू कुमार चलते हैं। सुओ कह रहे हैं आया था, बिल्कुल 95 में आया था ये क्वेश्चन, मैंने देखा था। लेकिन हेस्टिंग्स, जिस हेस्टिंग की बात कर रहे हो वॉरेन हेस्टिंग्स है, और ये वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। और वॉरेन हेस्टिंग्स पर 3 केसेस की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट चलाया गया। एक केस था बेगम साफ अवध का केस, दूसरा केस था इस पर नंद कुमार का केस, तीसरा केस था बनारस के राजा चेत सिंह का केस। और 3 केसेस की वजह से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में 1791 में इंपीचमेंट चलाया गया। लेकिन इंपीचमेंट से पहले ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुसाइड कर लिया था। जब इंपीचमेंट का जब रिजल्ट आया तो वॉरेन हेस्टिंग को क्षमा कर दिया गया था। तो सुओ मेरी बात को अगर ध्यान से सुनो तो गलत नहीं होगा, पीछे हमने लेक्चर में बता दिए हैं। दीपिका चौधरी, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी, टोटली हिस्ट्री समझ में आ रही है, सबसे अच्छी। सर मैं अभी लेक्चर 9 पर हूँ, पेंडिंग है कई क्लास। ठीक है कोई बात नहीं बेटे, पढ़ ले आराम से, बिल्कुल समझ में आएगा। अंकित सिसोदिया, सर थोड़ा डिटेल पढ़ाएं। इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता बेटे। यूट्यूब पर क्लासेस में पढ़ लो आप, किसी से किसी और का लेक्चर आप देख लो। शिवेंद्र कुमार कह रहे हैं सर एक बुक में अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन लिखा है। बिल्कुल सही है, बचपन का नाम बदरुद्दीन भी था, जहीरुद्दीन भी था। पूरा नाम इनका बड़ा लंबा लंबा होता था। पूरा नाम आप पढ़ेंगे अकबर का अबुल मुजफ्फर बदरुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये ऐसे जुड़ा हुआ है सारा। तो बदरुद्दीन जलालुद्दीन का ही पार्ट है। अबुल मुजफ्फर बदरुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये सारी टाइटल होती थी। अंकित कह रहे हैं कि सर यूपीएसआई का क्वेश्चन बनना चाहिए। बिल्कुल बन जाएगा। सो आई वांट टू हंग्री फॉर हिस्ट्री बिकॉज माय ऑप्शनल इज हिस्ट्री सर, माय बैकग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग बट आई लव हिस्ट्री एंड यू विल फुलफिल इट्स थैंक। सो थैंक यू। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसमें मोस्टली कवर हो जाएंगे। पीसीएस हो इवन आईएएस भी सारा कवर हो रहा है, और जबकि हम आपको सारा डिटेल पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल मत पढ़िए, बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको यहां से बताएंगे 1862 से और 1898 तक जितने भी वाइसरॉय आए हैं, जो इनके समय में काम किया गया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। किरण यादव एमपीपीएससी बिल्कुल कवर हो रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इससे कर सकते हैं। अब यह है कि 100% करने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा 11th-12th की। बाकी 80 से 85% तक आप इसे कर लेंगे। और 15% करना है, पूरा पूरा करना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स एक बार अवश्य पढ़ लीजिए 11th-12th की। सर यूपीएसआई में बहुत डीपली क्वेश्चन बनता है। यूपीएसआई में बेटा यूपी का हिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, और बाकी डीपली क्वेश्चन यूपी में जो हिस्ट्री थी उसका डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल से डीपली नहीं आएगा इससे ज्यादा। शिवेंद्र कुमार सर यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, इससे जीएस पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। ये तो जीएस लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपका यूजीसी नेट में ऑप्शनल हिस्ट्री है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बुक्स के द्वारा, जो बुक्स हमने बताए हुए हैं बीच बीच में। अब हम इससे आगे चलते हैं, यहां से वो स्टार्ट करके 1898 तक आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप सुना हो, एक वहाबी आंदोलन चला था, वहाबी मूवमेंट। ये आंदोलन
1830 से 1860 तक चला था। आगे 1864 और 1865 में समझौता कर लिया था अंग्रेजों से। तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि वहाबी आंदोलन था क्या, और वहाबी आंदोलन चलाया किसने। तो वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद ने चलाया था। और सैयद अहमद इंस्पायर्ड फ्रॉम अब्दुल वहाब ऑफ अरब, यानी सैयद अहमद इन्होंने चलाया। और सैयद अहमद किससे प्रेरित थे, तो प्रेरित थे इनसे अब्दुल वहाब अरब के थे। ये इनको इनसे प्रेरणा मिली थी। अब देखिए सैयद अहमद ये थे कहां के, तो रायबरेली के थे। सैयद अहमद रायबरेली उत्तर प्रदेश के थे, और इन्होंने पूरी इंडिया में इसको चलाया था। यानी साउथ में भी चला था, उत्तर प्रदेश में भी चला था, एमपी में भी चलाया गया, और इसके अलावा पंजाब में भी चला था। साउथ के इंडिया में काफी एरियाज में था। मेन पॉइंट यह है कि इनका उद्देश्य क्या था वहाबी आंदोलन चलाने का। तो सैयद अहमद इन्होंने चलाया, और इसका एम अगर पूछा जाए टू इस्टेब्लिश दारुल इस्लाम in place of दारुल हर्ब। तो सैयद अहमद का मेन उद्देश्य था कि दारुल इस्लाम की स्थापना करना। दारुल इस्लाम की स्थापना करना किसकी जगह पर, दारुल हर्ब की जगह पर। इन प्लेस ऑफ दारुल हर्ब। यानी दारुल हर्ब की जगह दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना। ये इनका मेन उद्देश्य था। दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना करना। दारुल हर्ब का मतलब काफिरों के देश में, काफिर माने गैर मुस्लिम, काफिर माने नॉन मुस्लिम, काफिर माने जिम्मी, काफिर को घिम्मी कहते हैं। एक शब्द में नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमान, जो मुसलमान ना हो। तो दारुल हर्ब माने जो मुसलमान न हो, यानी इंडिया एक हिंदुओं का देश था, सिखों का देश था, ये बौद्धों का देश था, जैनियों का देश था, ईसाइयों का देश था। इस्लाम के देश के रूप में इंडिया को बनाना, हिंदुओं जैनियों के स्थान पर इंडिया को इस्लामिक देश के रूप में स्थापित करना। इसका मीनिंग यही है कि दारुल हर्ब माने हिंदुओं के देश की जगह दारुल इस्लाम माने इस्लाम
देश की स्थापना करना। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई दफा आईएएस में, पीसीएस में, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। इसलिए अगर इनका यही उद्देश्य पूछा जाए कि इनका उद्देश्य क्या था, तो यही उद्देश्य था। अब सैयद अहमद ने इसको स्टार्ट किया 1830 में, और इन्होंने 1831 में सिखों से बालाकोट की लड़ाई लड़ा था। बालाकोट ये पंजाब में है। तो बालाकोट की लड़ाई में इस समय सिख लीडर महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह इस समय सिखों के नेता, इन्होंने अहमद, सईद अहमद को हराया था। तो इस तरह से जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, ये दारुल इस्लाम की स्थापना पंजाब में नहीं कर पाए। दारुल इस्लाम की स्थापना सैयद अहमद पंजाब साइड में नहीं कर पाए। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। उनके उत्तराधिकारी बेहद निकम्मे निकले। उसके बाद इन्होंने फिर प्रयास किया, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सफल हुए। लेकिन आप सच जानते हैं कि 1849 में डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया। जब पंजाब ब्रिटिश कंपनी में आ गया, तो इनका डायरेक्ट संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से हो गया। अवध ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गया। तो कुल मिलाकर के जितने भी एरिया थे इंडिया में, पहले इंडियन के पास था। तो सईद अहमद का संघर्ष इंडियन राजाओं के साथ था। अब जब इन राज्यों को ब्रिटिश कंपनी ने कंपनी में शामिल कर लिया, तो इनका संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से होने लगा। अंत में 1860 में सईद अहमद का देहांत हो गया। इनके देहांत के बाद कोई इसका अच्छा लीडरशिप नहीं मिला, और इसके बाद धीरे धीरे करके 1865 में वहाबी मूवमेंट समाप्त हो गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा ये जाता चलाया किसने? सैयद अहमद। इन्होंने स्टार्ट किया। उद्देश्य क्या था? ये इसका उद्देश्य था। स्टार्ट इस साल से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1860 में सैयद अहमद का देहांत हो गया। बाद में 1864 में और फिर 1865 में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता कर लिया, और धीरे धीरे करके यह बहावी आंदोलन खत्म हो गया। यह काम लॉर्ड एल्गिन के समय में था। 1862-63 में लॉर्ड एल्गिन के समय में भी था ये पॉइंट। तो इससे आगे बढ़ाते हैं आपको, और हम आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की समस्या भी आई थी। लॉर्ड लॉरेंस के समय में अफगान समस्या फिर से उभरी। लॉर्ड लॉरेंस वाइसराय था, और इस लॉर्ड लॉरेंस के समय में अफगान समस्या एक बार फिर से उभरी। लॉर्ड लॉरेंस ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये इसकी पॉलिसी है, मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी कुशल अकर्मण्यता की नीति। ये लॉर्ड लॉरेंस की पॉलिसी थी अफगानिस्तान के प्रति, कुशल अकर्मण्यता की नीति। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी। तो ये पॉलिसी इसने अडॉप्ट किया अफगानिस्तान के खिलाफ। मतलब इसका ये था कि लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट किया कि अफगानिस्तान का जो किंग या अमीर थे, सत्ता पाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मौके का फायदा उठाए
और शेर अली जो कि उस समय बड़ा ही एक्टिव अफगान लीडर था, उसे अपनी तरफ से संरक्षण दिया। इस शर्त पर संरक्षण दिया कि शेर अली अफगानिस्तान का अमीर रशिया के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। यानी कुल मिला के फर्स्ट अफगान वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानों से मुंह की खानी पड़ी थी। यानी ब्रिटिश कंपनी फर्स्ट अफगान वार में बुरी तरह से असफल रही। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई, लॉर्ड लॉरेंस ने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसका नाम दिया मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। तो यही पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के अमीरों पर दबाव न डाल करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिससे कि अफगानिस्तान के अमीर आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई अफगानिस्तान में लड़ते रहें, उसमें से कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आकर के सपोर्ट ले जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस उत्तराधिकार की लड़ाई का फायदा उठाएगी और जो वहां पर अमीर किंग बनेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे अपना सपोर्ट करती रहेगी। मतलब जाओ आपस में लड़ो, जो भी वहां किंग बनेगा उसका सपोर्ट या उसका संरक्षण ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेना भी देगी। तो ये पॉलिसी कहलाती है मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। और वैसे लॉर्ड लॉरेंस इसको इंडिया में भेजा गया था कि वह नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करे। मतलब इसने ये पॉलिसी भी अडॉप्ट किया, नॉन इंटरफियरेंस। अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति। तो याद रखें, लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति भी अपनाई। यानी अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हस्तक्षेप न करते हुए भी ये पॉलिसी हस्तक्षेप वाली पॉलिसी है, इसीलिए इसको कहा गया कि मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। अफगानिस्तान के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी इनडायरेक्ट नॉन हस्तक्षेप के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को एडॉप्ट करके अफगानिस्तान में एक क्रूशियल रोल प्ले किया और रशिया को अफगानिस्तान से दूर रखा, शेर अली और अमीरों में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़वाया और कुल मिला के अफगानिस्तान को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर कर दिया। तो ये सबसे बड़ी जीत थी लॉर्ड लॉरेंस की। हालांकि आगे चलकर अफगानिस्तान के खिलाफ सेकेंड अफगान वार भी लड़ा गया, लेकिन सेकेंड अफगान वार 1878 में लड़ा गया। उस समय लॉर्ड लिटन वाइसरॉय था, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लॉर्ड लॉरेंस की ये पॉलिसी काफी सक्सेस रही और इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और आपको बताते हैं कि एक संस्था बनी थी प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में ये संस्था बॉम्बे में बनाई गई और इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे थे। केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे, इनको महादेव गोविंद रानाडे भी कहा गया है। महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है और ये पूना के जज भी रह चुके थे, पूना के जस्टिस भी थे ये ब्रिटिश काल में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने किया था। पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने ही बनाया था। तो बड़े योग्य पुरुष थे और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे ये, पॉलिटिकल गुरु ऑफ जीके गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु भी थे ये। तो तमाम बातें हैं इनके बारे में। एमजी रानाडे पूना के जज भी थे। एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। और एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु थे, जबकि गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरह से ये तीन मेंबर हैं। अगर तीनों में से एक पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग लगाइए। और अगर ये पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स था। इसका मेन उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक सुधार था। ये इसका मेन उद्देश्य था। जिस तरह ब्रह्म समाज ने बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में काम किया, उसी तरह बंबई और गुजरात में प्रार्थना समाज ने काम किया। इनका यही काम था, समाज और धर्म में सुधार करना। शायद आपको हमने बताया था, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के भी मेंबर थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मेंबर थे, लेकिन राजा राममोहन राय के डेथ के बाद केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्ष की एक पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। इन्होंने ब्रह्म समाज के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए ब्रह्म समाज 2 भागों में डिवाइड हो गया था बेटे। एक भाग आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके लीडर देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनका वाला ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। जो केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया, उसे थोड़ा गलत बता दिए हमने। केशव चंद्र सेन का साधारण ब्रह्म समाज था और देवेंद्र नाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज था। आदि माने पुराना ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। चूंकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के नियमों का उल्लंघन किया, अपनी 12 वर्ष की पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ करवा दिया, इसलिए इनके जो अनुयायी ब्रह्म समाज के थे, उन्हें साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। जबकि आदि ब्रह्म समाज के नाम से देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के विचारों को कंटिन्यू किया। तो ये वही केशव चंद्र सेन हैं जो पहले राजा राममोहन राय के साथ थे। वहां इन्होंने धोखा दिया ब्रह्म समाज को। 12 साल की पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ करके ब्रह्म समाज के नियम का उल्लंघन किया, और फिर यहां आ गए। आत्माराम पांडुरंग को इन्होंने कहा आप ये प्रार्थना समाज बनाएं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं, लेकिन ये दोनों फाउंडर मेंबर हैं। तो प्राचीन माने मॉडर्न इंडिया में 2 समाज सुधारक बड़े फेमस हैं। पहले जो सबसे पहले थे वो तो आपको बता चुके हैं, राममोहन राय। दूसरे नंबर पर आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, और ये भी बड़े फेमस हैं, एमजी रानाडे। तो ये काम इसी समय हुआ। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ। लॉर्ड मेयो वाइस रॉय, इसके टाइम में क्या हुआ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मेयो पर। उससे पहले 2-3 कमेंट्स पढ़ देते हैं। हवाई सिंह कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई। रुपेश सिंह कह रहे हैं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक वाला है ना क्या? बिल्कुल वही है, बालाकोट वही है। लेकिन पहले बालाकोट में लड़ाई हुई 1831 में महाराजा रणजीत सिंह और सईद अहमद के साथ। हवाई सिंह कह रहे हैं सर कई दिनों से आपकी क्लास का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू भाई, आज आ ही गया। शाम के टाइम में भी है तो आज 2 सेशन हो जाएगा, काफी खिंच जाएगा। तो इससे आगे बढ़ाते हैं फिर। अब आप देखिए लॉर्ड मेयो 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में भारत की प्रथम असफल जनगणना हुई, फर्स्ट अनसक्सेसफुल सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की
प्रथम असफल जनगणना। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पहली जनगणना कब हुई तो 1871 वाला ही माना जाएगा। और ये जनगणना बेटे लॉर्ड मेयो ने करवाया था, इसके शासनकाल में हुआ। असफल रही कारण कि लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई इंडिया में, इस कारण ये जनगणना पूरी नहीं हो पाई। दूसरी बात एक और बताना चाहेंगे कि पूरी इंडिया की जनगणना नहीं होती थी, केवल 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और सब की जनगणना नहीं किया जाता था। जो प्रिंसली स्टेट के राजा राजकुमार थे और जो अंग्रेज थे इंडिया में, जो यूरोपियन थे, जो जमींदार और उनकी फैमिली थी, जागीरदार मनी लेंडर टाइप के थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े बैंकर थे, तो ऐसे लोगों की काउंटिंग किया जाता था। कॉमन मैन, पुअर्स की काउंटिंग नहीं किया जाता था। इस तरह से बेटे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया, लेकिन आपको बताएं कि यह जनगणना पूरी नहीं हो पाई कारण कि 1872 में लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में कैदियों का इंस्पेक्शन करने गया। वहां पर एक पठान कैदी जिसका नाम शेर अली था, उसने 1872 में लॉर्ड मेयो की छुरा घोंपकर उसको मार दिया। दरअसल शेर अली को काले पानी की सजा हुई थी, और काले पानी की सजा अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में होती थी। इस जेल के चारों तरफ दूर दूर तक पानी पानी, समुद्र समुद्र था, यहां से भागना नामुमकिन था, इसलिए काले पानी की सजा हो जाती थी। शेर अली को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काले पानी की सजा दिया। बाद में शेर अली वहां जेलर को इतना प्रभावित किया कि जेलर उससे बड़ा खुश हुआ और शेर अली को नाई का काम दे दिया कि जो ब्रिटिश अफसर हैं उनकी सेविंग वोविंग करे। तो इस तरह से इतना ट्रस्ट प्राप्त कर लिया कि जब ये वाइसराय वहां पहुंचा तो उसको कैदी के रूप में नहीं बल्कि उसको एक नाई के रूप में, ब्रिटिश नाई के रूप में देखा जाता था। और शेर अली इसीलिए ऐसे दोस्ताना किया था कि वह किसी बड़े अधिकारी की हत्या सेलुलर जेल में कर सके। तो इत्तेफाक से लॉर्ड मेयो 1872 में पहुंच गया और वहां इंस्पेक्शन कर रहा था, कैदियों को परेड करवा रहे थे। उसी समय ये एक चाकू छुरा लिया हुआ था, उसने लॉर्ड मेयो को गोंद गोंद कर यानी भोंक भोंक कर मार डाला। तो पहला ऐसा वाइसराय है लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या इंडिया में हुई। ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया में मर गया लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, 1805 में दोबारा इंडिया आया, यहीं इंडिया में मर गया, उसकी समाधि गाजीपुर में है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछें कि पहला ऐसा वाइसराय जिसकी हत्या इंडिया में किया गया तो लॉर्ड मेयो है। इस तरह ये पूरा नहीं कर पाया जनगणना। हाँ, इसका एक पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। मेयो कॉलेज ये अजमेर में आज भी चलता है। इसके अलावा राजकोट में भी बनवाया था इसकी ब्रांच, और लाहौर में भी इसकी ब्रांच थी। तो मेनली अजमेर में स्टार्ट किया, बाद में राजकोट में स्टार्ट कराया, लाहौर में भी मेयो कॉलेज बनवाया। आज भी ये कॉलेज इंडिया में चल रहा है, अजमेर में भी है, राजकोट में भी है और पाकिस्तान के लाहौर में भी चल रहा है। तो बड़ा पुराना कॉलेज है। इसमें सबको एडमिशन नहीं दिया जाता था, इसमें यूरोपियंस के बच्चों को, अंग्रेजों के बच्चों को एडमिशन मिलता था, या फिर इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट थे यानी रजवाड़े राज्य, रियासतें, उनको इसमें एडमिशन दिया जाता था, उनके बच्चों को दिया जाता था।
तो इस तरह बड़ा रिप्यूटेड कॉलेज था। आज भी इसमें बहुत बम्पर डोनेशन दिया जाता है, तब जाके एडमिशन होता है। तो लॉर्ड मेयो के समय में ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक घटना इसके साथ 1872 में शेर अली, ये पठान था, इसी ने असैसिनेटेड लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो की हत्या इसने कर दिया। तो ऐसा वाइसरॉय जिसकी हत्या इंडिया में हुई है। तो इससे आगे हम आपको बढ़ाते हैं और फिर आगे देखते हैं। वैसे इंडिया में इस समय आर्य समाज भी बनाया गया था, आर्य समाज, और ये संस्था बॉम्बे में बनी थी। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका रियल नेम तो आप जानते हो, मूल शंकर है, ये इनका रियल नेम है। इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, बेहद फेमस बुक है ये। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा इन्होंने दिया था। दयानंद कुमार गलत प्रश्न कर रहे हैं आप। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का वास्तविक संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने किया था 1828 में, और ब्रह्म समाज का वास्तविक नाम आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा 1814 में कलकत्ता में किया था राजा राममोहन रॉय ने। इसी आत्मीय सभा का नाम 1828 में ब्रह्म समाज रखा गया। राममोहन रॉय के डेथ के बाद ब्रह्म समाज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक साधारण ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके लीडर केशव चंद्र सेन बने। दूसरा आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके नेता देवेंद्रनाथ टैगोर बने। केशव चंद्र की वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। इसलिए दयानंद याद रखें, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का वास्तविक संस्थापक है ही नहीं है। अगर ये कहा जाए कि साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तब केशव चंद्र सेन लगाइए। और जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे, ये दो संस्थापक सदस्य थे। इसीलिए चर्चा किया क्योंकि इनका संबंध ब्रह्म समाज से भी था। तो यहां ये आर्य, आर्य माने, आर्य शब्द का नाम तो पता ही होगा, आर्य माने नोबल, कुलीन होता है। आर्य शब्द का मीनिंग नोबल होता है। ये वही आर्य हैं जो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से 1500 BC में इंडिया आए, और आर्यों ने इंडिया में सिंधु सभ्यता के द्रविड़ लोगों को मार भगाए, और फिर यही आर्यों ने इंडिया में वैदिक सभ्यता बनाई। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना उन्हीं आर्यों पर किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों में विश्वास करते थे। कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे चारों वेदों में वे सारी चीजें हैं जो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटें, ये नारा भी दिया। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। इनका जन्म काठियावाड़ में हुआ था, और बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। लेकिन इन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन पर विशेष फोकस किया। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा की आलोचना किया। इन्होंने इंडियन शिक्षा, वैदिक शिक्षा पर विशेष फोकस किया। इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया आर्य समाज।
यानी जो आर्य इंडिया में 1500 BC में आए, जिनकी संतानें आज के इंडियन लोग हैं, उन्हीं आर्यों के नाम पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। अब आप देखिए, दयानंद सरस्वती ने किताब बड़ी फेमस लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, और ये नारा भी इन्होंने दिया है, वेदों की तरफ लौटें। दयानंद सरस्वती के गुरु जी का नाम अगर पूछा जाए तो स्वामी बिरजानंद थे। स्वामी बिरजानंद ये दयानंद सरस्वती के गुरु जी थे। इनके विचारों से स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत प्रभावित थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वाभिमान, इन शब्दों को इन्होंने पहली बार दिया है। स्पेशली स्वराज पर कई दफा प्रश्न पूछा गया है। इस मॉडर्न इंडिया में स्वराज को सबसे पहले किसने इम्फेसाइज्ड किया, स्वराज पर किसने विशेष बल दिया, तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में स्वराज शब्द इन्होंने ही दिया है। आगे चलकर स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तिलक का स्टेटमेंट है। लेकिन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस मंच पर से स्वराज की मांग पहली बार किया था। तो ये स्वराज शब्द फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए इन्होंने दिया। कांग्रेस के मंच पर से पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज की मांग किया वे कांग्रेस मंच से नहीं किया, वह इनका पर्सनल डिमांड था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस अध्यक्ष बन ही नहीं पाए। तो इस तरह से स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वाभिमान में सबसे पॉपुलर शब्द स्वराज पहली बार दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज के द्वारा वे इंडिया में वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृत को फैलाना चाहते थे। लेकिन आपको बताएं इनके डेथ के बाद आर्य समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। एक कहलाया डीएवी स्कूल कॉलेज, लाहौर में लाला हंसराज ने स्टार्ट किया। दूसरा कहलाया गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद ने स्टार्ट किया। बाबा रामदेव गुरुकुल कांगड़ी में ही पढ़े थे। आज भी गुरुकुल कांगड़ी चलता है, और डीएवी स्कूल कॉलेज तो पूरे इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है, कई विदेशों में भी है। तो डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेज। तो दयानंद सरस्वती ने काफी बड़ा सामाजिक सुधार, कल्चर में सुधार का योगदान दिया। तो आर्य समाज के दो पार्ट्स बन गए थे बाद में। एक को कहा गया है डीएवी स्कूल कॉलेज, ये लाहौर में चला। लाला हंसराज इसके पहले प्रिंसिपल थे। लाला हंसराज फर्स्ट प्रिंसिपल थे इसके, इन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा गुरुकुल कांगड़ी कहलाया। गुरुकुल कांगड़ी ये हरिद्वार में, इंडिया में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी को चलाया। उत्तराखंड में है ये, और इसके फाउंडर अगर पूछा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद थे। अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इन्होंने बाद में शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया? जो इंडियन यानी हिंदू मुसलमान बन गया उसको पवित्र करके फिर से हिंदू में कन्वर्ट कर रहे थे।
और बाद में एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति ने इनकी हत्या भी कर दिया था। तो इस तरह से डीएवी स्कूल कॉलेज लाहौर में लाला हंसराज ने स्टार्ट किया, पहले प्रिंसिपल हैं, और गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। इन्होंने बाद में शुद्धि मूवमेंट चलाया, ये इनकी हत्या हो गई थी बाद में। तो डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेज। चलें इससे आगे बढ़ाते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखें। 1875 में मैडम HP ब्लावस्की एंड HS ओलकॉट, कर्नल HS ओलकॉट, ये दो रशियन थे, HP ब्लावस्की, HP ब्लावस्की, HS ओलकॉट। ये दोनों रशिया के थे और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था इन्होंने। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन दोनों ने इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। बेहद इंपॉर्टेंट संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की संस्था थी ये। इनका उद्देश्य अगर पूछा जाए, इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका मेन मकसद यही था कि हर धर्म के लोगों को थियोसॉफिकल सोसाइटी के मंच पर ले आना और सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना। To bring harmony among all the religions, bring the people of all religions on a single platform, and to spread a unique feature of the all religions of India या worldwide। विश्व में भी जितने भी धर्म हैं उनके लोगों को इसमें शामिल करना, उनकी अच्छी बातों को लेना और इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना, सभी धर्मों में समन्वय बनाना, सभी धर्मों में एकता बनाना, ये इनका मेन उद्देश्य था। हार्मनी अमंग द ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों में धार्मिक समन्वय बनाना, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है बेटे। और ये दोनों इंडिया में आ गए थे। कब आए इंडिया में? 1879 में। और इसकी एक शाखा मद्रास में बनाया इन्होंने। एनी बेसेंट बाद में आई आयरलैंड से, लेकिन ये दोनों इंडिया में इस समय आए। इसकी एक शाखा इन्होंने मद्रास में बनाया। मद्रास के अडयार में, एग्जैक्ट प्लेस है अडयार। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में इस समय आई, वर्ल्ड वाइड संस्था थी। एनी बेसेंट 1882 में इंडिया में आई, 1882 में एनी बेसेंट इंडिया में आई। कहां से? आयरलैंड से आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। एनी बेसेंट के अंडर में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इंडिया में खूब डेवलप किया। तो कहीं कहीं लिखा है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका हैं, ये बेटे गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन दोनों ने बनाया और ये दोनों 1879 में इंडिया गए। इंडिया में इन दोनों ने इसकी स्थापना, एक ब्रांच की स्थापना मद्रास के अडयार में किया। बाद में एनी बेसेंट आयरलैंड से इंडिया आई और एनी बेसेंट इसकी सदस्य 1893 में बनी थी। तो एनी बेसेंट आयरिश लेडी, एनी बेसेंट आयरिश लेडी, और आने का डेट ईयर इनका 1882 है। इस साल इंडिया आई
और इस साल इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में इस वर्ष शामिल हुई और थियोसॉफिकल सोसाइटी में इनके आने के बाद यह संस्था बेहद प्रभावशाली बन गई थी। तो 1875 में ये सारा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1876-77 में ग्रेट फेमाइन इंडिया में पड़ा। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल का महान अकाल, बंगाल का अकाल। लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए। न केवल बंगाल उड़ीसा प्रभावित हुआ, बल्कि मद्रास यानी साउथ इंडिया भी प्रभावित हुआ, पंजाब भी प्रभावित हुआ। यानी कुल मिला के ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ये था। ये उतना प्रभावित नहीं था, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र ये तीनों थे। लाखों लोग काल के गाल में समा गए। लाखों लोग इस अकाल से प्रभावित हुए। पहले ड्राउट आया, सूखा पड़ गया। बाद में फ्लड आ गया यानी बाढ़ आ गई। उसके बाद महामारी फैल गई यानी फेमाइन फैल गई। अब आप देखिए, लॉर्ड लिटन इस समय वाइसरॉय था। इस अकाल के समय में लॉर्ड लिटन वाइसरॉय था और इसने इस अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया बेटे, बल्कि महारानी विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपया बहा दिया। पानी की तरह करोड़ों रुपया विक्टोरिया के सम्मान में बहाया। क्योंकि 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। तो लॉर्ड लिटन दरबार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन जब ज्यादा आलोचना होने लगी लॉर्ड लिटन की, तो आगे चलकर 1878 में बंगाल फेमाइन कोड की स्थापना किया। हिंदी में इसको कहते हैं बंगाल अकाल संहिता। इसकी स्थापना किया था 1878 में जाके किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटे। बंगाल अकाल संहिता के द्वारा प्रभावित लोगों को मदद दिया, लेकिन लाखों लोग काल के गाल में समा चुके थे। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पैदावार बिल्कुल खत्म हो गई। खाने के लिए, महामारी के लिए, कोई इलाज के लिए सब परेशान थे। तो बाद में हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप देखिए, 1 जनवरी 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार तो 1877 में, और इस दरबार में क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी। विक्टोरिया इस समय इंडिया आई। ये ध्यान रखें, पहली मोनार्क हैं। पहली मोनार्क जो इंडिया आई विक्टोरिया हैं। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समय अगर पूछें कि वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड लिटन ये इस समय वाइसरॉय था। तो इस तरह विक्टोरिया के सम्मान में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, करोड़ों रुपया बहाया गया। और इसी समय वाइसरॉय तो ये था, लेकिन बेटे दलीप सिंह की चर्चा की है हमने। दलीप सिंह इसी समय कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड, ये इसी समय विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिए। और तभी से कोहिनूर डायमंड इंग्लैंड चला गया। अब इसके 2 पार्ट हैं, एक तो क्राउन में जड़ा हुआ है, दूसरा म्यूजियम रखा गया है। नरेंद्र मोदी इसको ले आने का प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। इंग्लैंड गवर्नमेंट इसको देने से मना कर दिया। तो अब कोहिनूर डायमंड इंडिया नहीं आ सकता है। तो इस तरह से
अब इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसके आगे बताएंगे। तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।